हेलो गाइस, टुडे आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड का सबसे बेसिक बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ना जैसे ये टॉपिक सामने आएगा सबको पता है ना, दिस इज ऑल अबाउट अ सेल। ना व्हाट एग्जैक्टली इज अ सेल, हम ये चैप्टर में यही सीखने वाले हैं कि ये सेल एग्जैक्टली होता कहाँ है, ये होता क्या है, ये कहाँ होता है और ये क्या करता है। सो सबसे पहले तो सेल हमारे बॉडी में है या नहीं, और है तो कौन से पार्ट्स में, इज अ बिग क्वेश्चन फॉर अस। सो इफ एट ऑल हम सबको एक जिस्ट है कि सेल हमारे बॉडी में है, पर कहाँ पे है ये हमारे बॉडी में, नॉट ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ इट। ओके, सो ये चीज हम समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द एग्जाम्पल। यहाँ पे हम 3 स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, 3 अलग अलग स्ट्रक्चर के बिल्डिंग्स देख रहे हैं। इनमें से आप मुझे बताओ, आपको कहीं इसमें ब्रिक दिख रहा है? सो अगर पिरामिड का स्ट्रक्चर देखे तो हम लोगों को ब्रिक जैसा अपीयरेंस दिख रहा है, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द 2? नहीं दिखता है। पर इसका मतलब ऐसा है कि इसमें ब्रिक नहीं है? डेफिनेटली नॉट। जैसे हमारे बॉडी में हम लोग अगर क्लोजली ऑब्जर्व करने जाए तो हमको एक भी सेल दिखता नहीं, पर सेल एग्जैक्टली है कहाँ? सो इफ एट ऑल हम लोग अभी तक जो डेफिनेशन सीखते आ रहे हैं, व्हिच सेज दैट सेल इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? सो ये तीनों अगर स्ट्रक्चर्स देखे तो ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स जो है वो अलग अलग दिख रहे हैं। यस, कोई स्ट्रक्चर में एक चीज कॉमन है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ कंपोजिशन है, ये किसी ना किसी से बना हुआ है। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें कि इसमें ये इमेज में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपको दिखाए गए। ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स एक चीज ये सब में कॉमन है, दैट इज नथिंग बट दी सेल। ओके, सो इससे अगर आप देखोगे कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे कोई भी शेप का हो, चाहे कोई भी साइज का हो, मतलब छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले ले, या फिर बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म लाइक हम लोग एक एलिफेंट ले ले, देयर इज वन मोर वर्ड इन दिस डेफिनेशन व्हिच सेज द हैबिटेट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द हैबिटेट? सो habitat is the surrounding in which this organism is been staying. Like for example, if at all we consider the aquatic animals, so aquatic animal में एकदम simple fish जैसे कि jellyfish देख ले, तब सबसे complex organism like a shark or a whale. So ये हर कोई छोटे से छोटा organism हो, चाहे बड़े से बड़ा organism हो, all of them have been made up of a very simple structure which we know as the cell. Now अब हम लोग नेक्स्ट चीज ये देखेंगे कि ये सेल डिस्कवर किसने किया। सो सेल जो है 1665 में रॉबर्ट हुक ने ये डिस्कवर किया था ना। रॉबर्ट हुक को लेंस से खेलने की काफी एक आदत थी। सो यही चीज उन्होंने अपने डिस्कवरी, जस्ट एक क्लोज ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या किया, एक कॉर्क लिया। ना व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कॉर्क? सो कॉर्क मतलब कुछ नहीं, एक लकड़ी का टुकड़ा है जो ऑफनली एंटिक बॉटल्स अगर देखे तो उसमें कॉर्क इज बीन देयर एज अ नॉब। सो वो नॉब का उन्होंने एक थिन स्लाइस लिया और वो थिन स्लाइस को उन्होंने एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखा ना। वो जमाना ऐसा था कि कोई बड़ा माइक्रोस्कोप तब अवेलेबल नहीं था। सो तब उन्होंने क्या किया, एक सेल्फ असेंबल माइक्रोस्कोप था जिसके नीचे उन्होंने ये कॉर्क या फिर ये सेल जो है वो देखने का ट्राई किया। टिश्यू था ये, तो वो उन्होंने देखने का ट्राई किया, राइट? सो जैसे ही उन्होंने वो टिश्यू देखा तो उनको दिखे कि कुछ छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जो हर तरह से बंद है, ऐसे ऑब्जर्व उन्होंने किया। सो ऐसे these such compartments that were closed from all the sides were being termed as cell, and this was being done by Robert Hooke in 1665. Great. Now अगर हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली उसके बाद तो काफी माइक्रोस्कोप जो है वो आगे बढ़ गए। तब हम लोगों ने जो कॉर्क रॉबर्ट हुक ने देखा था, उसका अगर हम लोगों ने माइक्रोस्कोप से इमेज देखा और रॉबर्ट हुक ने जो ड्राइंग बनाई थी तो वो देखे तो काफी हद तक सिमिलर है, विच मीन्स Robert Hooke was actually able to see what exactly are these structures that have been present inside this cork, and that's how he named them as the cell. Okay, now अब ये हुआ कि सेल डिस्कवर किसने किया। अच्छा चलो अब देखते हैं कि सेल्स होते कैसे हैं और कितने नंबर ऑफ सेल्स कैसे ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है। सो लेट अस कंसिडर द नेक्स्ट पार्ट। सो नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? So with the discovery of the microscope we came to understand a lot of diversity of the organism. अभी तक हम लोग लोअर स्टैंडर्ड्स में सीखते आ रहे हैं कि बाबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। सो जब भी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड बायोलॉजी में आए तब हम लोग को एक बहुत ही सिंपल फंडा यूज करना है, दैट इज डिवाइड एंड रूल। सो लेट्स ब्रेक डाउन दिस वर्ड यूनिसेलुलर। सो यूनी मीन्स
1. Unit test होता है 1 test. So uni is 1 and cellular has been coming from a word cellula. So इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलेंगे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, राइट. सो क्लेमाइडोमोनास हो या फिर पैरामोशियम हो या फिर बैक्टीरियाज हो, ये सारे के सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक सेल से बने हैं, इसलिए हम इनको कहेंगे दीज आर दी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. वैसे ही दूसरे टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. नाउ ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं. सो ये सारे के सारे सेल्स जो हैं वो एक साथ काम करेंगे और एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शन जो है वो conduct करेंगे. So let us break down this word once again. The word says it's multicellular. So let's break down. Multi is many and cellular has been coming from the word cellula, which means cells, right? So बहुत सारे cells जब एक साथ आके एक organism बनाते हैं, ऐसे टाइप के organisms को हम लोग कहते हैं multicellular organisms. So अगर आप देखें तो नीचे आपको एक इमेज दिया हुआ है मशरूम का, उसके साइड वाला इमेज है of animals that are present. वैसे ही आप कोई भी चाहे प्लांट्स ले लो, सो सारे के सारे जो है ये ऑर्गेनिजम्स ये अलग अलग टाइप के बहुत सारे सेल से बने हुए. ना अगर हम लोग हमारी बॉडी देखें तो हमारी बॉडी में भी अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं क्या? हाँ होते हैं. चलो अभी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जिसमें हमको एक क्लैरिफिकेशन आएगा. सो इसमें अगर आप देखो तो आपको मल्टीपल डिफरेंट टाइप के सेल्स दिखेंगे. आपको ब्लड सेल्स दिखेंगे, आपको बोन सेल्स दिखेंगे, आपको नर्व सेल्स दिखेंगे, आपको एग सेल्स दिखेंगे, आपको फैट सेल्स दिखेंगे. सो ये सारे अलग अलग टाइप के सेल्स जो है वो हमारी बॉडी को कंप्राइज करते हैं. द ह्यूमन बॉडी इज बीइंग कंप्राइज्ड ऑफ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. ना जब ये सेल का डिस्कवरी हुआ उसके बाद काफी साइंटिस्ट लगे पड़े थे कि कुछ एक सेल का थियरी जो है वो डिफाइन करना है, क्योंकि एवरीवन हैड अ वेरी बिग क्वेश्चन दैट हाउ डिड द ह्यूमन बीइंग्स फॉर्म, राइट, एंड हाउ डिड द लाइफ ऑन द अर्थ एग्जिस्टेड. इट वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड. बाय दैट टाइम कुछ साइंटिस्ट आगे आए और उन्होंने एक थियरी प्रपोज किया एंड दिस थियरी इज व्हाट वी नो एज द सेल थियरी. मेक श्योर ये सेल थियरी आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए. दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है. सो राइट, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द सेल थियरी. ना ये जो है दो बायोलॉजिस्ट ने दिया था. ना ये बायोलॉजिस्ट कौन होते हैं? बायोलॉजिस्ट मतलब ऐसे तरह के लोग जो बायोलॉजी में रिसर्च करते हैं, जो बायोलॉजी से डील करते हैं. सो द नेम सेज इट्स एम.जी. शील्डन एंड थियोडर श्वान. सो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सेल थियरी की शुरुआत की थी. ओके, उन्होंने ये सेल थियरी की शुरुआत की थी तकरीबन 1838-39 में. ना ये सेल थियरी में उन्होंने क्या बताया था? सो ये सेल थियरी में एकदम सिंपल फंडा लिखा था. इट स्टेटेड दैट ऑल द प्लांट्स एंड द एनिमल्स हैव बीन कंपोज्ड ऑफ सेल्स and cell is the basic unit of life. Now this is something that we've been learning since a lot of time, right? So ये definition कहाँ से आया? So ये भाई साहब अपने जनाब शील्डन और श्वान ये दोनों ने मिलकर जो सेल थियरी बनाई थी, so उसी में से ये definition जो है वो derive किया था. उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1885 में एक modification हुआ, एक छोटा सा modification हुआ. Now ये modification क्यों हुआ? ये modification इसलिए हुआ क्योंकि the whole world had a big question that how did the organisms on the earth come, right? So इसके लिए बहुत सी बहस चढ़ी, बहुत से थियरीज आए, काफी थियरीज जो है वो आगे चढ़े, पर उसका कोई वैलिडेटेड प्रूफ ना होने की वजह से वो थियरीज जो है वो काफी लंबे तक टिक नहीं पाए. पर तब तक ये सेल थियरी में एक एडिशन हुआ दैट वाज बीन डन बाय आर वर्चो. दैट आर वर्चो इज रुडोल्फ वर्चो. उन्होंने ये सेल थियरी जो है वो मॉडिफाई किया. उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा था दैट ओमनिस सेलुला अ सेलुला. नाउ इसका मतलब क्या होता है? सो इसका मतलब दोस्तों एकदम सिंपल है. ऑल दी सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. नाउ अ वेरी सिंपल लॉजिक. लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. चलो अर्ज करते कि आपको थोड़ी सी चोट आ गई, आप खेल रहे थे, लग गया हाथ में, देयर इज अ कट. ना कभी ऐसा आपने सोचा है, कभी ऐसा हुआ है कि अचानक ये जो हाथ में मुझे कट था वहां पे वो गैप भरने के जगह पे, वो गैप जो था मेरे हाथ में वहां पे अचानक से एक हार्ट आ गया या फिर अचानक से वहां पे लिवर ग्रो हो गया? ऐसा कभी नहीं होता है. ना क्यों नहीं होता है? इसका आंसर रुडोल्फ वर्चो ने दिया था, बिकॉज ऑल दी सेल्स दे अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ना हम लोगों को ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स पता है, ऐसे बहुत से एनिमल्स पता है जिनका उनके पास रीजनरेशन कैपेसिटी होता है. लेट अस कंसिडर अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ अ स्नेक.
सो स्नेक का हम लोगों को एक जनरल ऑब्जर्वेशन पता है कि अगर हम लोग सांप की एक पूंछ काट लेते हैं, थोड़ी सा पार्ट जो उसका पूंछ का है वो काट लेते हैं, तो उसकी पूंछ जो है वो ऑटोमेटिकली फिर से ग्रो हो जाती है। तो कभी ऐसा सोचा है कि वो पूंछ की जगह पे सर क्यों नहीं आता है? वो नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि उनका आंसर जो है वो जनाब अपने वर्चो ने दे दिया था, और उन्होंने क्या कहा था? दैट ऑल दी सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, राइट। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि ये तीनों ने क्या तीन पोस्टुलेट्स दिए थे। सो लेट्स हैव अ लुक एट ऑल दीज थ्री साइंटिस्ट्स, मैथ्यू शील्डन, थियोडोर श्वान एंड रुडोल्फ वर्चो। सो ये तीनों ने मिलकर हमको सेल थियरी दिया था। सो मैथ्यू शील्डन ने क्या कहा था? सो उन्होंने कहा था दैट ऑल द प्लांट्स हैव बीन मेड अप ऑफ सेल्स। वैसे ही श्वान जी ने कहा था दैट ऑल द एनिमल्स हैव बीन मेड अप ऑफ सेल, एंड रुडोल्फ वर्चो, yes, as we all know, उन्होंने कहा था that all the cells they arise from the pre-existing cells. So this is a cell theory that was being given by three great scientists. ये याद रखना जरूरी है ना। जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, इस सेल थियरी में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस बहुत कम थे, पर यस वो करने जरूरी थे, और इस हिसाब से मॉडर्न सेल थियरी बनी। सो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सेल थियरी, व्हाट डज इट से? इट सेज दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इसका मतलब हम जो भी सारे ऑर्गेनिजम्स है इस अर्थ पे, चाहे वो बैक्टीरिया हो जो सबसे सिंपल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो जो सबसे कॉम्प्लेक्स हो, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। चाहे हम लोग प्लांट मटेरियल ले ले, चाहे हम लोग एनिमल्स ले ले, ये सारे के सारे जो है वो सेल से बने हुए हैं, राइट। द सेकेंड थिंग दैट वाज बीन गिवन आउट देयर इन दिस modern cell theory, it stated that cell is a structural and the functional unit of life. Now this is something that we are very much aware of. ये हम लोगों को पता है, this is something that we've been studying as a definition of the cells. थर्ड पोस्टुलेट जो था वो रुडोल्फ वर्चो का डाला हुआ था, that all the cells they arise from pre-existing cell. And the fourth thing that was being added, which is very important, that every organism starts its life with a single cell. Now इसका क्या मतलब होता है? So इसका मतलब एकदम सिंपल है। जब ह्यूमन बींग्स हम लोग when we were into the uterus of our mother, जब हम लोग अपनी माँ के कोख में होते हैं, we started our life with one single cell. ये एक सेल से दो बनते गए, दो से चार बने, चार से आठ बने, so on and so forth, ये मल्टीप्लाई होते गया, and that's how the human beings have been formed. जहाँ पे अभी ह्यूमन बींग्स में देखें तो we are having more than 100 trillion different cells that have been present in the body, जो सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, राइट। सो अगर हम लोग हमारे बॉडी में देखें तो जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोगों को एक सेल से शुरुआत किया, पर हमने एक पहले इमेज देखी थी जिसमें हमारे बॉडी के अलग अलग डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट शेप के सेल्स जो है वो हम लोगों ने देखे। सो अब हमारा बॉडी हम लोग डिस्कस करते कि एक ह्यूमन बीइंग की अगर एवरेज साइज देखें तो तकरीबन 5-6 फीट के बीच में एक ह्यूमन बीइंग होता है। अगर हमारा बॉडी इतना बड़ा है तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो कितने बड़े होंगे? सो लेट्स हैव a look at the next slide, which will give you the idea of the sizes of the cell. So egg, अगर हम लोग ये देखें, ये स्लाइड अगर आप गौर से देखेंगे, so an egg and an amoeba both are single cells. अगर हमारा ओरिजिन जहां से होता है, आप लोग सब लोग एक अंडा खाते हो, राइट? सो it gives you a lot of protein, right? So these eggs are nothing but one single cell. वैसे ही हम लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड्स में अमीबा पढ़ा था, ओके, जो एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है, सूडोपोडिया बनाता है, और एक बैक्टीरिया वगैरह हो तो उसको खा लेता है, राइट। सो इवन दैट इज अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। सो साइज अगर देखेंगे हम लोग तो साइज जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर से 18 सेंटीमीटर इन डायमीटर तक हो सकती है। रिमेंबर इट्स 18 सेंटीमीटर इन डायमीटर, व्हिच इज नथिंग बट द एग ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, दैट्स बीन कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट सेल दैट इज बीन प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ओके। नाउ अगर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अभी हम लोग ये साइज सेल जो छोटे छोटे सेल्स हैं उन लोगों को हम लोग मेजर कैसे करेंगे? सो हम लोग जो है उनको मेजर करते हैं माइक्रोमीटर्स में। उसका सिंबल जो है वो आपके ब्रैकेट्स में दिया हुआ है। अभी एक माइक्रोमीटर मतलब कितना होता है? इट्स 1/1000 मिलीमीटर्स। ना मिलीमीटर कितना होता है शायद आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो एक स्केल ले लीजिए, यू विल बी एबल टू सी व्हाट इज 1 मिलीमीटर, राइट। ना अगर स्मॉलेस्ट सेल देखेंगे, ये यूनिवर्स में सबसे छोटा सेल कौन सा है? सो इट इज अ माइक्रोप्लाज्मा, व्हिच इज नथिंग बट अ टाइप
टाइप ऑफ अ बैक्टीरिया। वैसे ही सबसे बड़ा सेल कौन सा है इस अर्थ पे? सो इस अर्थ पे सबसे बड़ा सिंगल सेल इज एन ऑस्ट्रिच। रिमेंबर दैट एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, एन अनफर्टिलाइज्ड एग, इज अ सिंगल सेल। उसमें धीरे धीरे एक सेल फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, ये मल्टीप्लाई होते जाएगा और एक छोटा सा बेबी ऑस्ट्रिच जो है वो उसके अंदर रहेगा। बट शुरुआत होती है सिर्फ एक सिंगल सेल से, एंड दैट्स हाउ द लार्जेस्ट सेल दैट्स बीन प्रेजेंट ऑन अर्थ एज ऑफ नाउ इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ओके, नाउ सबसे लंबा सेल कितना होता है? सो लॉन्गेस्ट सेल दैट इज अ नर्व सेल। हमारे बॉडी में न्यूरॉन जो है जो हमारे ब्रेन में होता है। सो ये न्यूरॉन कहाँ होता है? सो दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। हमारा ब्रेन इज एन ऑर्गन। सारे के सारे ऑर्गन्स बने होते हैं टिश्यूज से और टिश्यूज सारे बने होते हैं सेल से, राइट? सो हमारा ब्रेन का सेल सबसे लंबा सेल होता है और आज तक इस वर्ल्ड में अगर कोई सबसे लंबा न्यूरॉन अगर हम देखें तो इट वॉज बीन डिस्कवर्ड 14 फीट लॉन्ग, 14 फीट का सिर्फ एक सेल, एंड दिस वॉज बीन डिस्कवर्ड obviously in giraffe and not in human beings. हमारे बॉडी में 14 feet का एक सेल is not possible, right? So this was been all discovered in the body of this giraffe. So this is how these are the longest cells of the body. Now अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम आपको क्या दिखा रहे हैं? तो ये डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट शेप के। सो पहला हम लोगों ने देखा सबसे छोटा सेल, देन वी यू कैन ये आपको 2 एग्स दिख रहे हैं सामने। सो वन इज हाइपोथेटिकली लेट्स कंसिडर दैट एज द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, और बाकी छोटा सा चिकन का एग जो हम लोग डेली बेसिस पे हमारे घर पे खाते हैं। उसके अलावा नीचे एक सेल का डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एज फॉर द एग्जाम इज बीइंग कंसर्न। ये हमारा न्यूरॉन है विच इज द टाइप ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी। ओके, नाउ let us consider the parts of the cells. अभी ये सेल में होता क्या है? So what we'll do is we'll discuss the different parts of the cell. So सबसे पहला अगर हम लोग देखेंगे, so we are discussing a very simple thing that has been present. We'll start off with the plasma or the cell membrane. So ये plasma membrane और cell membrane हम लोग अब क्या कर रहे हैं? तो हम लोग हमारे सेल के कौन से अलग अलग स्ट्रक्चर्स रहते हैं तो उनसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। सो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर एज फार एज द एनिमल सेल्स आर बीन कंसर्न इज नथिंग बट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। रिमेंबर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ये दोनों ही एक स्ट्रक्चर है। बोथ ऑफ देम आर द सेम स्ट्रक्चर, राइट? नाउ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? सो ये जो भी अभी तक आप स्लाइड्स देख रहे हो, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर हैविंग अ स्क्रीनशॉट ऑफ देम सो दैट अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग नोट्स ऑफ इट इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस लेक्चर विल बी इजी फॉर यू, राइट? सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सो इट इज नथिंग बट अ थिन कवरिंग व्हिच सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल from the outer environment. Now what does that mean? Let us consider a very simple example of a balloon. ओके, ना बलून है, बलून के अंदर हम लोगों ने पानी भरा हुआ है, राइट? नाउ अंदर का पानी बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेटेड है। क्यों? क्योंकि बलून का जो मेम्ब्रेन है वो उसे सेपरेट करता है। वैसे ही हमारे बॉडी के हर एक सेल के अंदर कुछ लिक्विड मटेरियल होता है और सेल के बाहर प्रॉपर एनवायरनमेंट है। सो ये अंदर का मटेरियल और बाहर का एनवायरनमेंट ये दोनों सेपरेट हुए हैं और इट इज जस्ट बीन डन विद द हेल्प ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता कैसा है? सो इट्स लिविंग, इट्स एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड इट इज इलास्टिक मेम्ब्रेन। इलास्टिक मेम्ब्रेन मतलब ये थोड़ा सा एक्सपांड हो सकता है और कॉम्प्रेस हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, डेलिकेट है, सो इसलिए अगर आप छोटे नीडल्स या फिर अगर आप इफ यू स्क्रैप ऑफ योर हैंड व्हाट यू विल सी इज दी सेल्स हैव बीन डिस्टॉर्टेड इन योर बॉडी, राइट? सो दैट्स हाउ वी नीड टू टेक अटमोस्ट केयर ऑफ दीज सेल्स। नाउ ये सेल्स किससे बने हुए हैं? सो दे हैव बीन मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर्स हैविंग इंटीग्रेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब ये सब चीजें क्या है? सो दीज थिंग्स मे बी आपको फिलहाल के लिए थोड़ा सा बाउंस आ जाएगी ना। लिपिड क्या है? लिपिड इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ अ फैट, ओके? और प्रोटीन्स तो हम सबको पता है। सो अगर जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें ये लिपिड बाइलेयर जो है वो अच्छे से दिखाया हुआ है। सो अभी के लिए हमको क्या याद रखना है कि सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बना हुआ है? सो इट इज बीन मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ओके, ना अगर हम लोग नेक्स्ट इमेज देखेंगे, सो नेक्स्ट इमेज जो है that is going to be giving you a clear idea of what exactly were we talking about. Now
आप लोग ये फिगर में देखेंगे कि आपको एक लिपिड बाइलेयर, येलो कलर का लिपिड बाइलेयर दिख रहा है। सो लिपिड इज नथिंग बट द फैट्स। उसके नीचे वाला अगर आप इमेज देखोगे तो आपको ऊपर येलो येलो स्पॉट्स दिखेंगे, बीच में एक रेड कलर का पैच है, एंड दैट इज हाउ ये दो लेयर्स, एक ऊपर का लेयर एक नीचे का लेयर, दैट्स हाउ इट इज अ बाइलेयर व्हिच इज बीन मेड अप ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स आर नथिंग बट टाइप्स ऑफ फैट्स, राइट। और दूसरे भी हम लोग अगर ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर में देखें तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है कि रेड कलर के चैनल्स हैं। नाउ ये रेड कलर के चैनल्स क्या है? सो ये रेड कलर के चैनल्स जो है ये है हमारे बॉडी में होने वाले प्रोटीन्स, राइट। सो अगर हम लोग इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, सो ये स्ट्रक्चर जो है ये बना हुआ है विद लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, राइट। सो अब आप अगर इस स्लाइड को दोबारा देखें तो यहाँ पे जो एनिमेशन है वो प्ले होता है। सो लेट अस कंसिडर ये हमारा सेल का मेम्ब्रेन है, बाहर से कुछ मॉलिक्यूल आते हैं। अब यूजुअली ऐसा होता है कि हम लोग जो भी कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी के सेल्स जो है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, राइट। तो कैसे कर लेंगे? तो अगर देखेंगे तो ये जो नीचे वाला डायग्राम दिखा रहे हो, जो एनिमेशन चल रहा है, तो उस एनिमेशन में आप देखोगे कि एक लेयर है, बाहर का एनवायरमेंट अलग और अंदर का एनवायरमेंट अलग। एक आप ब्लू कलर का पैच देखोगे, ये ब्लू कलर का पैच जो है इट इज नथिंग बट एक्टिंग एज अ टाइप ऑफ अ प्रोटीन। नाउ ये प्रोटीन जो है वो क्या करेगा? वो मॉलिक्यूल्स को अंदर आने को अलाउ करता है। सो हमारे सेल्स को जो मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे और उसके बाकी के जो मॉलिक्यूल जो है ये बाहर जाएंगे। ओके, नाउ ये मेम्ब्रेन जो है वो होता कैसा है? सो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, राइट। सो ये मेम्ब्रेन जो है इट इज नथिंग बट अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय सेमी? सेमी मतलब पार्शियली परमिएबल, मतलब सिर्फ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं। ऐसे टाइप के मेम्ब्रेन्स को हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो डेफिनेशन दिया हुआ है, द नेचर ऑफ दिस मेम्ब्रेन is semi-permeable. That is, it allows only the entry and the exit of the certain substances in and out of the cells. So cells को जो allowed है, cells को जो चलेगा, सिर्फ वही चीजों को अंदर आने दिया जाएगा और जो cells को नहीं चाहिए वो चीजों को बाहर रखते हैं। ओके, now इसी सेमी परमिएबिलिटी की वजह से हमको जो यूजफुल मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर आ जाते हैं। नाउ यूजफुल मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर हो, चाहे सॉल्ट हो या फिर ऑक्सीजन हो, सो ये सब चीजों को जो है हम लोग अंदर आने दे सकते हैं। यूजफुल प्रोडक्ट्स जो है वो सेल के अंदर ही रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सेल के अंदर जो भी बन गया वो चलो भैया बाहर भेज दो, तो इट इज नॉट बीन डन यूजुअली विदाउट द परमिशन ऑफ द सेल। और जो वेस्ट होते हैं, सो वेस्ट जो है ये सबको बाहर देना जरूरी है। सो हमारी बॉडी, हमारा सेल का ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है कि जो जरूरी चीजें हैं जैसे वाटर है, सॉल्ट है, ऑक्सीजन है, उन सबको अंदर आने देता है। जो जरूरी चीजें अंदर बंद है जैसे एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, उन सबको अंदर ही बंद करके रखता है। और वेस्ट मटेरियल है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर दूसरा कोई वेस्ट जो सेल ने प्रोड्यूस किया है, सो उन सबको बाहर भेज देते हैं, राइट। सो दिस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ना ये सेल मेम्ब्रेन के बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीजें सीखने वाले हैं। ऐसी चीजें सीखेंगे जो हम लोग डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब होती तो चीजें बहुत है डेली लाइफ में बट वी नेवर काउंटर क्वेश्चन देम। हम लोग कभी उस चीज को क्वेश्चन नहीं करते। रिमेंबर गाइज, कभी भी आप साइंस सीखो तो स्टार्ट क्वेश्चनिंग ऑफ वट एवर इज हैपनिंग इन दी सराउंडिंग्स, राइट। एक सिंपल आपको एक छोटा सा होमवर्क देते हैं, है ना। आप लोग अभी फिलहाल के फेज में ऐसे हो कि आप काफी हद तक छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। कई स्कूल्स ने होमवर्क असाइनमेंट जो है शुरू कर दिए, इसकी वजह से आप थोड़े से बिजी रहते हो। बट मैं आपको कुछ आपके डेली लाइफ में होने वाली कुछ छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करने को कह रहा हूं। ओके, ना क्या क्या आपको ऑब्जर्व करना है? लेट अस डू अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। आज आप सब लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये छोटे से एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, व्हाट यू विल बी डूइंग इज यू विल बी टेकिंग अप एन आलमंड, बादाम लोगे या फिर आप रेजन लोगे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं किशमिश, राइट। सो और मराठी में बोलते हैं उसको मनुका, राइट। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक दिस रेजन और यू कैन टेक दिस आलमंड। ये दोनों में से कोई भी एक चीज ले लो, एक छोटा सा बोल लो, उसमें पानी भर दो और ये दोनों चीजों को है जो उसके अंदर डिप कर दो। नाउ आप
इसमें जो भी चेंजेस होने वाले होंगे ये आप नेक्स्ट डे ऑब्जर्व करोगे। ओके, उसके अलावा और एक चीज आपको, ये तो आपका हो गया पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको क्या करना है, तो भाई आपको टीवी देखना है। अब टीवी देखना है, ये तो क्या बड़ी बात हो गई सर, आप टीवी देखने के लिए कैसे कह रहे हो। तो एक टीवी पे एक छोटा सा ऐड था, इफ एट ऑल यू पीपल रिमेंबर। ओके, या फिर चलो छोड़ो, टीवी तो आप खैर अभी भी देख रहे हो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम आपको कहेंगे कि आपको ये करना है, रादर आपको इस चीज का डिटेल निकालना है। आपकी मम्मी के पास जाओ और मम्मी को पूछो कि हमारा जो अचार बनता है, सो ये अचार में हम लोग शक्कर डालते हैं, बहुत ज्यादा शक्कर पड़ती है या फिर उसमें बहुत सारा नमक पड़ता है। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम लोग चलो कोई पेरिशेबल मटेरियल ले लिया, हम लोग बाजार से कोई सब्जी लेके आए, ये सब्जी हम लोगों ने बाहर रख दिया तो 2-3 दिन में खराब हो जाएगा, राइट। हम लोगों ने सुबह का बना हुआ वेजिटेबल जो है वो अगर हम लोगों ने ऐसे ही बाहर रखा तो वो खराब हो जाता है। तो आपको एक चीज को ऑब्जर्व करना है और वो चीज आपने अपनी मदर से क्वेश्चन करना है। ओके, नाउ क्या ऑब्जर्व करना है, तो आपको एकदम सिंपल ऑब्जर्व करना है कि पिकल्स अगर आप देखोगे तो पिकल्स जो है हम लोगों ने काफी टाइम से बाहर रखे हुए हैं। वी ऑलमोस्ट कीप दीज पिकल्स फॉर 6 months to 8 months to a year। पर कभी पिकल्स खराब होता है, पिकल्स खराब नहीं होते। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? सो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड आउट। गो बैक, मम्मी से एक बार बात करो, उनको पूछो जरा पिकल दिखाओ और ये खराब क्यों नहीं होता, उसके पीछे का साइंस जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, सो बाय द टाइम आपको ये जो एक्टिविटी दिया हुआ है वो आप कंटिन्यू करोगे। सो पहला एक्टिविटी ऐसा रहेगा कि यू टेक एन आलमंड और यू टेक अ रेजन, और उसको क्या करना है, उसको रात भर पानी में डुबा के रखना है। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, दिस इज समथिंग दैट यू आर सपोज टू रिकॉर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। और सेकेंड चीज आपको क्या करनी है, एज यू आर सपोज टू गो एंड इंक्वायर टू योर मदर दैट व्हाई डोंट द पिकल गेट रॉटन, मतलब पिकल जो है वो खराब क्यों नहीं होते। ओके, सो टेक केयर। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ये जो 2 क्वेश्चंस है, ये 2 जो एक्सपेरिमेंट्स हमने आपको करने को बताए हैं, वो उसके पीछे का मकसद क्या है और वो ऐसा क्यों होता है, इस चीज का आंसर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। ओके, टिल देन स्टे सेफ और पढ़ाई करते रहो। ओके, थैंक यू।